अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बाज़ ऐसे स्टार्स हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। क्रिकेट की दुनिया में बात करें तो क्रिकेट में अपने जारहाना बैटिंग के अंदाज़, ज़बरदस्त लेग स्पिन बॉलिंग और लंबे लंबे छक्के, 153 मीटर लॉन्गेस्ट सिक्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शाहिद खान अफरीदी, वो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है। शाहिद अफरीदी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे मायानाज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ, 2006 में 1788 रन बनाए, जो अभी तक का एक कैलेंडर ईयर में वर्ल्ड रिकॉर्ड रन है और अभी तक उसको कोई तोड़ भी नहीं पाया, कुछ 100 के करीब एवरेज है। मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। शायद आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक ज़माना था कि टेस्ट क्रिकेट में ठुक ठुक ज़्यादा हुआ करती थी। उस ज़माने में शायद अफरीदी आते थे और छक्के चौके मार मार के पूरे क्राउड को गरमाते थे और हर मैच में यही आस होती थी कि शायद आएगा और लंबे लंबे छक्के लगाएगा और पाकिस्तान को मैच जितवा देगा। अब क्रिकेट बदल गई है, मॉडर्न क्रिकेट। अब पहले आप 250 रन करते थे वनडेज़ में तो होता था डिफेंडेबल टोटल, अब 300 भी करें तो पक्का नहीं होता। तो क्या फ़र्क आया इस सारे ज़माने में? वेल, चेंज हुई है नदीम भाई, क्रिकेट बहुत चेंज हुई है और T20 फॉर्मेट की वजह से क्रिकेट और ज़्यादा चेंज हो गई है, स्ट्राइक रेट पे आ गई है बात। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा चेंज है, गुड चेंज है और आई थिंक कि अब ये सारी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसको अडॉप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारी बातें पाकिस्तान टीम की करते हैं, लेकिन असल चीज़ है जो माइंड सेट की बात हम करते हैं। आपके पास स्किल्स टैलेंट होता है, लेकिन माइंड सेट का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं, माइंड सेट के हवाले से पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या क्रिकेट अकेडमीज़ वगैरह जो होती हैं वहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो ये माइंड सेट जो है ये आप बना सकते हैं। जब बच्चा 16 साल का हो, 17 साल का हो, 19 साल, तो ये एजुकेशन वहाँ से शुरू हो जाती है कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या डिमांड करती है आजकल की क्रिकेट। तो ये जो हम बात बहुत क्रिकेट की करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट इस तरह होनी चाहिए। आपको अच्छे कोचेज़, अब हमारे पास मैं ये जैसे मोहम्मद यूसुफ है या इंजी भाई हैं, सईद भाई हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वसीम अकरम वगैरह, वसीम भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं क्रिकेट की। तो इन लोगों की ज़रूरत हमें है नीचे लेवल पे। जब बच्चा 16 साल के, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, इसलिए उस वक्त बच्चे को आप लड़ना सिखा सकते हैं, हारे हुए मैचेस कैसे जीते जाते हैं, प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेला जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बच्चों पे अच्छा काम किया जा सकता है। लेकिन शायद वो काम आज हम कर क्यों नहीं पा रहे? कहीं से वसीम अकरम अचानक आता है, टेस्ट मैच खेलता है और एकदम से पूरी दुनिया में छा जाता है। वकार यूनस आता है और छा जाता है। शायद उसके साथ इमरान खान जैसा उस वक्त कैप्टन मौजूद था। अब बैट्समैन भी देखें तो बड़े बड़े इंजमामुल हक़ है पूरी दुनिया में आपके लिए, उसने कितनी फतुहात हासिल की। यूसुफ हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाज, अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2006 का उसका कोई तोड़ नहीं सका। अब क्यों नहीं है वो चीज़ें? बाबर के ऊपर हमारी इतनी होप्स होती हैं, लेकिन एक दो अगर उसके वीक पॉइंट्स आए हैं तो 2 साल से कोई उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों? देखिए, अगर आप भी बात करें क्रिकेट की तो जो इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, वो मेरे ख्याल में अभी कुछ 100 साल हो गए उसको। वही सिस्टम चल रहा है, वही सारे उसी प्रोसेस के थ्रू उनके प्लेयर्स आ रहे हैं टीम के अंदर, नेशनल ड्यूटी पे, नेशनल टीम की तरफ से। हमारे यहाँ इशू ये है कि एक चेयरमैन जाता है, दूसरा आता है, तो सिस्टम उसके तहत चेंज हो जाता है, सारा कुछ बदल जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं चेंज होना चाहिए। सिस्टम को टाइम चाहिए होता है अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। हमारी क्रिकेट अच्छी खासी चल रही थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट क्रिकेट थी। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट से ही ये सारे क्रिकेटर्स निकले हैं, तो उनको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी हमें। तो आई मीन कि आप अपना जो नीचे जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वहाँ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो हम यही करते रहेंगे कि जहाँ बड़े ICC के इवेंट्स आते रहे। अब 2017 के बाद मुझे तो याद नहीं आ रहा कि हम कोई एशिया कप जीते हों, कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, कोई T20 वर्ल्ड कप जीते हो, उसके बाद हम नहीं जीते। तो हम फिर इसी तरह इनकंसिस्टेंसी हमारी परफॉर्मेंसेस के अंदर रहेगी। सिस्टम को चलने दें, नीचे जो आपका प्रोडक्ट है उस पर इन्वेस्ट करें, अच्छे टैलेंट को लेके। जो बड़ी खराबी मुझे नज़र आती है, आपने निशानदेही सही की है। रमीज़ लाए थे हेडन को और शॉन टेट को, हमने उनको फड़काने में 4 दिन लगाए और वहीं पे ब्रेक नहीं लगाई। उसके गैरी कर्स्टन तक आने तक हमने दरमियान में कोई 9 कोचेज बदले, गिलेस्पी वगैरह सारे, 9 कोचेज बदले, बिल्कुल ठीक है। और उतनी सिलेक्शन कमेटीज बदली हैं। नदीम भाई, इस तरह नहीं चल पाएगा। तो फिर तो हमने हॉट क्रिएट कर दिया। आप किसी सिस्टम को टाइम दें, अगर आपने किसी को जिम्मेदारियां दी, उसको पूरी अथॉरिटी के साथ काम करने दें। आप 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही आप उनको निकाल देते हैं। सर 6 महीने भी नहीं निकालते। सर आप टाइम दें, जिसको भी आप लेके आए डिसीजन लें और आप
मोहसिन नकवी साहब या जो भी चेयरमैन हमारे जो भी क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, आप उन लोगों को लेके आए, एक ही दफ़ा लेके आए, लेकिन अपने किसी सीनियर्स या बड़ों से मशवरा, जो क्रिकेट को जानते हैं, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को जानते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को जानते हैं, उन लोगों से मशवरा लें। बहुत ज़्यादा मशवरे की भी ज़रूरत नहीं है, 5, 6, 10 लोगों से मशवरा लें, बुलाएं और एक सिस्टम को बनाएं। अगर आपने किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो जैसे अब यूसुफ आपको बताएगा कि यूसुफ जब आया, जब नया टैलेंट की बात हो रही थी अंडर 19 के लेवल पे, तो इसने पूरा अपना एक प्लान बना लिया था कि नेक्स्ट 3, 4, 6 महीने मेरा ये प्लान रहेगा। मैं इस तरह, महीने बाद वो हट जाता है मोहम्मद यूसुफ, तो किधर गया उसका प्लान? तो कहने का मतलब ये कि जो भी आए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वही वाली बात है नदीम भाई कि सही बंदा सही कुर्सी पे होना चाहिए। लेकिन जो प्लेयर्स डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, मैं सईद अनवर का मैं सोचता हूँ आजकल की क्रिकेट में शायद वो बड़ा फिट खिलाड़ी होता है। अगर आज मॉडर्न क्रिकेट में सईद अनवर जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, अभी साइम आया तो वो लगता है वो कई दफ़ा शॉट्स खेलता है तो उसमें झलक नजर आती है सईद अनवर वाली। तो सईद अनवर को हमने डेवलप किया था। वो पहले आते थे, वो फ्लिक करते थे, 2-3 छक्के मारते थे, आउट हो जाते थे, फिर वही सईद अनवर था 194 रन कर जाता है आपका इंडिया के खिलाफ। तो वो सईद अनवर हम अब क्यों नहीं डेवलप कर पाते? कर सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन हमें सही बंदे को सही जगह लाके बिठाना होगा। अब ऊपर की कोचिंग अलग है, अंडर 16, अंडर 17 और 19 पे कोचिंग अलग है। कोचिंग एक ही तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बंदा अपनी तरह किसी प्लेयर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बेसिक्स पे रहो। जो मेन कोचिंग है उसी पे रहो। बच्चे की जो बेसिक्स हैं, क्रिकेट की बेसिक्स क्या है, उसके ऊपर बच्चों को लेके ग्रूम करो, उसका माइंड सेट बनाओ। ये जो क्रिकेट अकेडमीज होती हैं, ये स्कूल्स की तरह होती हैं। हमारी क्रिकेट अकेडमी 8-8, 9-9 महीने कैंप्स नहीं होते वहाँ पे। हैरत की बात है ये हम सबके लिए कि क्रिकेट अकेडमी जैसे स्कूल बच्चा रोज जाता है, इस तरह उसने अकेडमी भी रोज जाना है, उसने सीखना है, उसने स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी ग्रूमिंग के ऊपर काम किया जाना है। तो हो सब कुछ सकता है नदीम भाई। असल चीज़ ये है कि इसको कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं। मतलब आपसे मैं चाहता हूँ, मुझे नज़र आते, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप तो दुनिया में क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं और ख़ुद भी मायानाज खिलाड़ी हैं, लेकिन ये शाहीन अफरीदी हो जी, हारिस रऊफ़ हो, नसीम शाह हो, मैच विनर्स हैं पाकिस्तान के लिए जी। बहुत स्किल है इनके पास, क्वालिटी है इनके पास, पेस गिर गई है सारों की। और जो इब्तदाई दिनों में इनकी क्वालिटी थी कि बॉल को अंदर लाते थे, विकेट ले जाते थे, शाहीन की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। 145 पे बॉल फेंकता था, बॉल अंदर आती थी और वो लेग भी 4 हो जाता था खिलाड़ी। फर्स्ट विकेट में विकेट लेके देता था फर्स्ट ओवर में और पाकिस्तान मैच जीता था। नसीम इन आउट दोनों स्विंग करता था, दोनों में वो पेस भी गिरी और स्विंग भी कंप्रोमाइज़ होगी। और ये सेम प्रॉब्लम हारिस के साथ भी आ रही है। क्यों? देखिए ये तो मेरे ख्याल में क्योंकि एक काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर अज़हर महमूद उनके साथ हैं, काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे। अच्छा होता ये है कि आप कभी कभार प्लेयर्स की जब फॉर्म नहीं होती तो वो फॉर्म को बेहतर करने के लिए सिलेक्शन कमेटी उन्हें कहती है कि आप जाके 3-4 डोमेस्टिक के मैचेस खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से एक तो आप लंबी बॉलिंग करते हैं, सिचुएशन मुश्किल होती है, एंड देन आपको लाइन और लाइन, तो आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके एंड देन आप दोबारा टीम के अंदर आते हैं। तो हमें तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो प्लेयर, चाहे वो बाबर हो, शाहीन हो, कोई भी हो, अगर उनकी फॉर्म्स नहीं है उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजना चाहिए और बताना चाहिए कि 3-4 मैचेस आपने खेलने हैं, दोबारा अपनी फॉर्म को गेन करना है, क्योंकि हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, बिल्कुल साइड पे कर भी नहीं सकते। आप उनको दोबारा, वो मैच विनर है, मैच विनर्स हैं, उनके पास जो स्किल्स हैं वो बाकियों के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे लेकिन जो उनके टेक्निकल थोड़े थोड़े फ्लॉज हैं, कोई एक्शन में फ्लॉ है, डिलीवरी स्ट्राइड के अंदर फ्लॉ है, वो एड्रेस क्यों नहीं होता? मैं समटाइम इस पे सरप्राइज होता हूं कि क्यों नहीं एड्रेस होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नदीम भाई। देखें ये जो आप हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, ये परफॉर्मर रह चुके हैं, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। हमारी उम्मीदें ये होती हैं कि यार शाहीन आए, परफॉर्मेंस दे, ओवर में विकेट लेके दे, फखर आए, परफॉर्म, क्योंकि काफी अरसे से खेल रहे हो, काफी सीनियर हो गए, अपनी एक रिप्यूट डेवलप कर लिया ना कि शाहीन आएगा तो विकेट लेके देगा। और नदीम भाई फिर हम लोगों को इंतजार होता है कि जो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है या वर्ल्ड कप हो रहा है, हम खासतौर पे उसकी तैयारियों में लगे हुए होते हैं कि यार यहाँ पे आके सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, या ये वो जगह है जहाँ इन्होंने परफॉर्म करके टीम को जितवाना है। हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, ये नहीं कि अपने लिए परफॉर्म कर दिया, शाहीन ने 1-2 आउट कर दिया बस दैसे, या बाबर ने 30-40 रन कर दिया अपने लिए दैसे, ये नहीं चाहिए हमें ये प्लेयर, क्योंकि ये सीनियर हो गए, काफी अरसे से खेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनका रोल टीम की जीत में अहम किरदार अदा करे, जीत की तरफ हमें लेके जाएंगे। बिल्कुल सही। मोहम्मद यूसुफ से भी बात करते हैं कि इंडिया के खिलाफ आमतौर पर सबसे मज़ा ये आता है कि जब इंडिया को हराएं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम मज़ा ले लेते हैं, वर्ल्ड कप में वो मज़ा हमें कम मिलता है। अब चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच है, 2017 में तो हरा के हमने मज़ा ले लिया था। अब बताइए कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? न्यूजीलैंड के खिलाफ हम ऊपर नीचे 3 मैच हार गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई देखें, सबसे पहले तो टॉस जीत के फैसला सही करना है। अगर विकेट में लग रहा है कि हम
टॉस जीत के पहले बैटिंग करें और 300 प्लस रन्स करके उनको आगे लगा दें तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। और अगर बॉलिंग आ रही है पहले तो फिर हमें 270-80 के अंदर उनको आउट करना है ताकि हम चेस कर सकें आसानी से। फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, कप्तानी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, चेंजेस बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है। आप शायद क्या तजवीज़ देते हैं, क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटजी लेकर मैदान में उतरा जाए? देखिए बाबर भाई, नदीम भाई, बात यह है कि हमें जो है ना आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आपको मैच जितवाती है। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, ठीक है, हम एक मैच हार गए, हमने कहीं ब्लंडर मारे और कहीं गलतियां की हैं हमने यहाँ पे, क्योंकि कप्तान लीडर होता है टीम का और उसने लड़वाना होता है टीम को। मैं समझता हूँ कि रिजवान को, क्योंकि हमने बहुत सपोर्ट किया, मैंने बहुत सपोर्ट किया पर्सनली एज अ कैप्टन के, वो कप्तान वही पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बेहतर चॉइस है। यहाँ पे अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब गलतियाँ कर रहे होते हो आप कि अगर आपके फास्ट बॉलर शाहीन ज़्यादा रन दे रहा है, आपका हारिस रऊफ ज़्यादा रन दे रहे हैं या नसीम शाह दे रहे हैं, आप सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर खेल रहे हैं, आप यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा यूटिलाइज करें। हमने गलती की, हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं जबकि सारी टीम है वो पूरा होमवर्क करके आई है, वो 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं या 3 स्पिनर। हमारे पास साजिद खान और नुमान वाली ऑप्शन थी, परफेक्ट गुड चॉइसेस। आप साजिद को रख सकते हैं 15 के अंदर, क्योंकि साजिद ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं, उसको बेचारे का वैसे ही हक बनता है कि वो 15 के अंदर हो। उसने आपको बड़े बड़े टेस्ट मैचेस जितवाए और जेन्युइन बॉलर है आपके पास। तो जेन्युइन बॉलर्स की अपनी एक डिमांड होती है, जहां पे जिन पिचेस के ऊपर बैट्समैन के लिए जो बैट्समैन के लिए रन्स ही रन्स है पिचों के अंदर, तो वहां पे आपको अपनी बॉलिंग को बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। आप 4 बॉलरों के साथ नहीं जा सकते, आपको 5 जेन्युइन बॉलर चाहिए होते हैं। हमने जो क्रिकेट खेली और हमारे साथ यही होता था कि हम स्पिनर्स आके अटैक करना शुरू कर देते थे। तो वो फिर आपके पास फखर जमान आपका इंजर्ड प्लेयर है, आप उसको 4थे नंबर पे भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लंडर कहूंगा इसको। और उस मौके पे भेजा जहां आपको फास्ट सिंगल जबल खेलना था और उससे भागा नहीं था। बिल्कुल नदीम भाई, और आप उसको 7वें नंबर पे खिला देते, जो आपके फिट प्लेयर है उनको पहले भिजवा देते। और आप रिजवान, मैं समझता हूं कि उसको ओपन करनी चाहिए थी। सऊद शकील ओपन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना फास्ट बॉल को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरा नदीम भाई, वो T20 के अंदर बाबर और रिजवान काफी अरसे से उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग आपस में बड़ी जबरदस्त है इन दोनों की, बाबर और इसकी। तो इसको लीड करना चाहिए था फ्रंट। इंडिया के खिलाफ क्या करें? इंडिया के खिलाफ अगर इन्होंने हमें खामोश करना है तो इंडिया के खिलाफ तो जीतना पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन ओपनिंग कौन करे? ओपनिंग कौन करे? ओपन कौन करे? अभी तो इमाम फखर आउट हो गया, देन इमाम अभी एज अ ओपनर उनको कॉल किया है। तो लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं। इमाम की जगह तो पहले भी बनती थी, इसलिए कि फखर फिट नहीं था आपका और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ओपन करनी किस तरह है। तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक अगर आपको नहीं पता कि किसने ओपन करनी है, कौन आएगा टीम में, ये सारी चीज़ें तैयारियां होती हैं पहले। तो बाबर और इमाम आप कह रहे हैं ओपनिंग करें? बाबर और इमाम हो सकते हैं। आपने उस्मान को लेके आए एज अ ओपनर, अगर फखर नहीं है तो उस्मान को आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर 1 डाउन साउथ, 1 डाउन, फिर वो अगर ये आते हैं तो फिर मेरे ख्याल में सऊद की जगह नहीं बन पाएगी। फिर सऊद की जगह नहीं बने, फिर सऊद की जगह मेरे ख्याल में नहीं बन पाएगी। फिर 1 डाउन, फिर आप इन्हीं में से आएगा, क्या नाम है, या बाबर होगा या रिजवान होगा, या बाबर या रिजवान। एक और जो बड़ा इशू है, यूसुफ से भी बात कर लें, आखिरी जो 10 ओवर्स हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तीनों मैचेस में शिकस्त की 2 वजूहात आपने जानी हो ना बड़ी, तो उसमें से एक तो आपकी बैटिंग वाला इशू है कि वो उतना क्लिक नहीं कर सकी, लेकिन एक मेजर आपका डिफाइनिंग मोमेंट आता है जब आप लास्ट 10 ओवर्स करते हैं। कोई ज़माना था वसीम और वकार आते थे, वो बिगड़ा हुआ मैच सीधा कर दिया करते थे, वो रन ही नहीं दिखाते, यॉर्कर्स फेंकते थे, स्विंगिंग यॉर्कर्स आते थे, ब्लॉक होल के अंदर बॉल कर रहे होते थे, कोई बैट्समैन को मौका नहीं था मिलता। टो क्रशर्स वकार के बड़े मशहूर थे। अब लास्ट 10 ओवर्स में क्या करें? हमारे बॉलर यहाँ मार खा रहे हैं। आप किसी ज़माने में सईद अजमल से बॉलिंग कराते थे, अभी शायद अफरीदी ने कहा सईद अजमल डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराया करते थे, सकलैन मुश्ताक डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराया करते थे। अब क्या करें? देखिए नदीम भाई, अगर किसी बॉलर को प्रॉब्लम हो जाती है आखिरी 10 ओवर में तो उसे कोशिश करें कि उसको आखिरी 10 ओवर में बॉलिंग ना दें, दूसरों को चांस ले लें। और स्पिनर्स को जितनी जल्दी हो सके, जैसे कल ऑस्ट्रेलिया ने, अगर आप देखें नदीम भाई, कि न्यूजीलैंड वालों ने अपने जो स्पिनर्स थे उनसे ज़्यादा ओवर करवाएं और जल्दी ओवर करवाएं हैं। तो हम भी कोशिश करें कि उन्होंने अपने तीसरे फास्ट बॉलर को बहुत आखिर में लाएँ और सिर्फ 2 ओवर करवाएँ। आप क्या तजवीज़ करते हैं? बिल्कुल ठीक है, कंडीशन के हिसाब से बॉलर जो कप्तान है वो
बॉलर्स को यूज़ करता है और यही लीडरशिप होती है कि आप जिस सिचुएशन में जिसकी ज़रूरत हो, तो मेरे ख्याल में क्योंकि कंडीशन यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत सूट करती है, गो विद अ जेन्युइन स्पिनर, जल्द से जल्द लेके आए उनको। और अगर हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, आई मीन पहले तो बॉलिंग कोच के साथ उनको अपना प्लान बनाना चाहिए कि हमें आखिरी के ओवर किधर करने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू 3 मैचेस के अंदर हम 100 से ऊपर रन दे रहे हैं 10 ओवर में, जो कि बड़ी हैरत है कि शाहीन और हारिस रऊफ अगर इतने अरसे से खेल रहे हैं, इतने सीनियर हो गए, तो इनको बड़े शो के अंदर बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। सर, स्पिनर्स का आपने रोल आपने भी एम्फसाइज़ किया और यूसुफ ने भी किया। आपके पास इब्रार है जो भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप डेथ में बॉलिंग नहीं करवाते, आप करवाएंगे तो एक्सपोज कर रहे होंगे उसको। दूसरी तरफ 2 पार्ट टाइमर आपके पास आ जाएंगे, खुशदिल और आगा। तो डेथ ओवर्स में तो इतना बड़ा आप जुआ खेलेंगे कि पार्ट टाइमर से आप कहें कि आप 48 और 50th ओवर आप बॉल करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अजहर महमूद के साथ मिलकर सारे फास्ट बॉलरों को प्लान बनाना पड़ेगा कि हमने कौन से एरिया को हिट करना है, हमने आखिरी के ओवर किधर करने। पाकिस्तान टीम की हमेशा स्ट्रेंथ रही है अच्छे यॉर्कर्स, वो यॉर्कर्स नज़र नहीं आ रहे। अगर वो यॉर्कर है भी तो कंसिस्टेंट यॉर्कर नहीं होने चाहिए। बैट्समैन मेंटली रेडी हो जाता है कि इसने यॉर्कर करनी, तो फिर पीछे की तरफ खेलना शुरू हो जाता है। आजकल तो इतनी स्किल्स प्लेयरों की आ गई है कि वो हर तरह के शॉट खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ये तैयारियाँ जो हैं ये नदीम भाई इतने बड़े इवेंट से पहले की जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके पास ये बहुत अच्छा मौका है। इंडिया को जाके दुबई की कंडीशन में इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जीत सकते हैं। इनका सेल्फ बिलीव इनको जितवाएगा ये मैच। और जिस तरह मैं बाहर के जितने भी सीनियर्स हैं, इनको इस बड़े इवेंट में तो परफॉर्म करना पड़ेगा। शायद आपके फ्लिपर्स जो थे वो स्पिनर होते हुए भी हमारे मीडियम पेसर की स्पीड पे आते थे। तो हमारे ये जो सुपर फास्ट बॉलर हैं, बड़े क्वालिटी बॉलर्स हैं, जेन्युइनली पेस वेरिएशन भी वो नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो ये आपको लगा नहीं एक फ्लॉ है? बिल्कुल जरूरी है, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ना, एक ही पेस पे एक जगह बॉल पता है तो ये तो उनको भी पता होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? देख पिच के हिसाब से आपको अपने आप कुछ कभी कभार नदीम में ऐसी भी पिच या ऐसी कंडीशन होती है कि आपको ओवर में 3-3 स्लो वन करनी पड़ जाती हैं। मैंने डेल स्टेन को देखा है, वो नया बॉल एशिया के अंदर मैंने देखा वो रिवर्स स्विंग करता था, अक्लमंद था, उसको पता था कि रिवर्स स्विंग करूंगा, उल्टे रिवर्स क्रॉस द सीम करूंगा तो रिवर्स स्विंग मुझे जल्दी मिल जाएगा। तो हमारे हमारे फास्ट बॉलर को इस प्लान के साथ या कोच को बताना चाहिए कि जहां पे बॉल स्विंग नहीं हो रहा हो ऑलरेडी ऑन, देन क्रॉस द सीम करके बॉल जल्दी रिवर्स बन जाता है। तो हमारे फास्ट बॉलर्स मैं ये समझता हूं कि ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब रिवर्स हो। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खतरनाक बॉलर नहीं हो पाएंगे, उन्हें आता है रिवर्स स्विंग करना। तो क्रॉस दी सीम पकड़ना बॉलर के लिए भी एक उसके जो स्किल सेट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, उसमें ये भी साथ शामिल किया जाता है कि क्रॉस दी सीम पकड़ोगे तो बॉल किधर जाएगा या सीधा पकड़ोगे तो कैसे आइडिया बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये कि पेट पे जब बॉल पड़ता है तो वो स्किट करता है, जब सीम पे पड़ता है तो डबल पेस हो जाता है, कभी बार बॉल रुक के आता है। तो ये बात कोच ने अभी तक सिखाई क्यों नहीं? पता ही होगी अजहर महमूद काफी, देखिए कोच का बताना, कोच बताते होंगे, असल चीज है जिसने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी बॉलिंग का गेम सिचुएशन की अवेयरनेस होनी चाहिए। कैप्टन को वहां लीड करना चाहिए, कैप्टन को लीड करना चाहिए। 2-3 सीनियर्स होते हैं वो आपस में मिलकर बात करते हैं कि यार ये इस बैट्समैन का ये एरिया बहुत पक्का है, यहाँ पे कम से कम बॉल करना है, इसको ऑफ स्टंप के बाहर रखो, फील्डर यहाँ से पॉइंट या थर्ड मैन पीछे करके मारने दो, इसलिए कि इस एरिया पे छक्का मारना कोई आसान काम नहीं है। सर, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपको उस कैंप के अंदर जब आप प्रैक्टिस सेशन में, नेट सेशन में होते थे, तो उस वक्त कैप्टन ये गाइड नहीं थे करते कि ये एरिया है, यहाँ आपने बॉल पिच करनी है, ये कवर पे बहुत मारता है, इसको मिडल में खिलाना है, या ये लेग पे वीक है, इसको पैड में बॉल देनी है, ये चीज़ें आप डिस्कस नहीं थे करते? बिल्कुल करते थे, एनालिस्ट बैठते ही इसीलिए हैं। तो अब वो रिफ्लेक्शन उसकी नज़र क्यों नहीं आती है? एक बैट्समैन है वो हमें ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल के ऊपर 4 चौके मारता है, हम 5वीं बॉल भी उसको ऑफ स्टंप के बाहर फेंकते हैं, तो वहाँ तो मुझे स्ट्रेटजी लगता है फौत हो जाती। नहीं देखें नदी में बात वही है कि प्लान तो बनते हैं लेकिन एग्जीक्यूट करना फिर प्लेयर के हाथ में होता है। तो मेरे ख्याल में हमारे टाइम में थोड़े से हमारे सीनियर्स बड़े तगड़े सीनियर्स थे। हमारे वक्त में मैच विनर्स बहुत ज़्यादा थे। इस टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर मैच विनर्स नहीं है इतने। मैच विनर्स हैं लेकिन वो समहाउ ड्रिवर निकाले। शाहीन इज़ अ मैच विनर, हारिस इज़ अ मैच विनर, नसीम शाह, बाबर इज़ अ सुपरस्टार, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा समहाउ। मैच विनर्स जो होते हैं ना वो हर 8वें या 10वें मैच के बाद कोई ना कोई मैन ऑफ द मैच होता है, ठीक है ना। तो मैच विनर ठीक है, मैच विनर नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस हर प्लेयर की जिम्मेदारी होती है। अगर मैं शाहीन पे या बाबर पे छोड़ दूं या फ़खर पे मैच छोड़ दूं कि ये जितवा देगा तो फिर मैं गलत फहमी में हूँ।
हर प्लेयर को अपनी कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है। आपके आई थिंक 8,000 से ज़ायद वनडे रन है। हाँ जी, 8,500 ऐसे ही है ना? जी जी 8,500 के करीब, कोई शायद 400 से ज़्यादा आपने छक्के मारे हुए हैं तकरीबन जी, है ना? 351 वनडे में। हाँ जी, वनडे में 351 है और टेस्ट में भी हैं 52 है शायद, बस तो वो मिला के 400 से ज़ायद हो जाते हैं। तो वो वाली क्वालिटी इनमें से किस बैट्समैन में है और क्यों नहीं है? क्यों नहीं? देखें, बनाए जाते हैं प्लेयर्स। लेकिन अभी उनका वो न्यूजीलैंड का वो 6-7वें नंबर पे फिलिप्स, वो आके हमें बहुत मार रहा है, तो हमारे पास भी तो 2 बंदे होने चाहिए ना 6-7वें नंबर पे पिटाई करने वाले। देखिए, अभी इन्होंने पावर हिटर्स का कैंप लगाया है, अब्दुल रज़ाक उनको लीड कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हमें प्लेयर्स ऐसे हार्ड हिटर्स मिलेंगे जिसकी ज़रूरत भी है, जो कि काफ़ी अरसे से हम ये एरिया 5वें और 6ठे नंबर वाली पोजीशन मिस कर रहे हैं, जहाँ से मैचेस चेंज होते हैं या जहाँ से मैचेस जितवाए जाते हैं। तो उस नंबर पे भी हम ऑनेस्टली ढूंढ रहे हैं कोई ऐसे प्लेयर कोई मिले जो टीम को जितवा सके। इसके लिए जिस तरह कैंप लगा है, तो इस तरह का कैंप पूरे पाकिस्तान में लगना चाहिए और उन्हीं बच्चों को लाके क्रिकेट अकेडमीज़ के अंदर, बिल्कुल जैसे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दे देते हैं ना, इस तरह क्रिकेट अकेडमी के अंदर आपको उनको लेना पड़ेगा, उनकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी और उनके साथ अच्छे तगड़े कोचेज़ लगाएं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमें मिल जाएंगे क्रिकेटर्स। एक ब्रेक ले लें, वो एक फाउंडेशन बना के चैरिटी का काम करते हैं, तो मैं ब्रेक से वापसी पे आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि एक चैरिटी के काम में आप कैंप लगाना शुरू करें केपी के अंदर और कराची के अंदर, जहां आप वो टैलेंट हंट करें। यू कैन डू दैट इंशाल्लाह। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे शायद से इस पर दरख्वास्त भी करेंगे और इनका पूछेंगे भी कि क्या कर सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पावर हिटिंग की हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो मोहम्मद यूसुफ से भी इस पे बात कर लें कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में ये पावर हिटिंग वाला एक जो इशू है, ये लगता है कि हमारे पास इसका हल कोई नहीं है। T20s भी खेलते हैं तो हम 220 रन का जब चेज़ आ जाए तो हाथ पैर फूल जाते हैं कि 220 के रन चेज़ में कौन करेगा। 160 करने हो तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। यही हाल हमारा वनडे इंटरनेशनल्स के अंदर है। वो ज़माना अब गुजर गया जब आप 250 को डिफेंड कर सकते थे, अब आपको 330 रन का चेज़ अक्सर औकात मिल जाता है। क्या करें, पावर हिटर्स कहाँ से आए? नदीम भाई, मेरा ख्याल पावर हिटिंग नहीं प्रॉपर हिटिंग की बात करनी चाहिए। लैथम कोई पावर हिटर नहीं है। अगर आप उसकी आखिरी 10 ओवर की बैटिंग देखें तो 27 बॉल पे उसने 51 रन बनाए हैं। तो इसमें पावर हिटिंग का तो चक्कर ही कोई नहीं। कोई 60-70 की बाउंड्री में कितनी की पावर चाहिए? आपको प्रॉपर हिटिंग करनी है, टाइम अच्छा करना चाहिए और गैप में मारना चाहिए। सर, ये आप भी पहले इस पर रोशनी डालें, फिर हमने आपसे वो चैरिटी वर्क के ऊपर भी बात करनी है। दुनिया की तमाम टीमों में क्लॉसन आता है, मिडिल ऑर्डर में आता है, वो ऊपर से जो भी मैच ठुक ठुक करके भी उन्होंने, अवर तो वो ठुक ठुक करते नहीं, लेकिन ठुक ठुक भी किया हो तो क्लॉसन की बैटिंग जो है आपको 10 ओवरों में नक्शा बदल देती है। यही हमने अभी फिलिप्स का देखा, 10 ओवरों में आपका नक्शा बदल देता है। हम कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रह गए, कमज़ोर है। आपका वो क्लासिक है, वो बड़ा बाबर आउट ऑफ फॉर्म है आजकल, लेकिन वो पावर हिटर नहीं है आपका। तीसरे, चौथे, पाँचवें पे कोई तो ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो गेम को अगर पेस आपको बढ़ानी है तो बढ़ा सके। वो हमारे पास एक भी नहीं है। नदीम भाई, अगर हम लास्ट मैच की बात करें ना, हमने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया हमारे बॉलरों ने। उनके 2-3 आउट हो गए थे 35-40 रन पे। उसके बावजूद जो पॉजिटिव इंटेंट की हम बात करते हैं, पॉजिटिव इंटेंट सिर्फ चौकों और छक्कों से नहीं आता, स्ट्राइक रेट रोटेट करने से आता है। आप सिंगल डबल ज़्यादा करते हैं ताकि आपके ऊपर भी कम प्रेशर रहे और बॉलर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश ना करे और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो जो आप सिंगल डबल, ये जेन्युइन बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ। तो हमने अगर देखा जाए तो हमने तो लास्ट मैच में तकरीबन 27 ओवर, मेरे ख्याल में 27 ओवर हमने डॉट खेले। 162 बॉल्स डॉट 162 बॉल डॉट खेले हैं। मुझे उन्होंने भी खेले हैं, लेकिन उन्होंने उसको लेटर ऑन उनको चेंज किया, कन्वर्ट किया, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया है। तो हमारा सिर्फ हिटिंग का मसला नहीं, हमारा सिंगल डबल का भी मसला है। तो जहां तक हिटिंग की बात है, जैसे खुशदिल ने बहुत अच्छी हिटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। सलमान अली आगा की अगर मैं बात करूं, उसका इंटेंट बहुत पॉजिटिव पहली बॉल से नज़र आया था कि वो आया है और एक माइंड सेट के साथ आया कि मैं खुल के अपना गेम खेलूंगा। तो ये वो है। इससे नियाजी एक बच्चा भी कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पूरा चांस दिया, उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी में अनाउंस नहीं किया। मतलब आपने इन्वेस्ट किया लेकिन जहाँ ज़रूरत थी उसको नहीं खिलाया। अब ऐसे लड़कों के ऊपर काम किया जाता है, इनको अकेडमीज़ ला के इनकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। पावर हिटिंग क्या होती है, और पावर हिटिंग वनडे के अंदर पावर हिटिंग तो बात की बात है। पहले आप आके अपने आप को एडजस्ट करते हो, अपने जो बैट्समैन होते हैं वो अपने स्ट्राइक रोटेट करते हैं, एंड देन उसके बाद पावर हिटिंग तो बात की आती है। 15 या 10 ओवर के बाद की गेम आती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पावर हिटिंग नहीं,
आपका जो इंटेंट है वनडे के अंदर सिंगल डबल वाला वो ही नहीं है। तो मेरे ख्याल पहले में 10 ओवरों में हमने 22 स्कोर किया, सिर्फ 10 ओवर में, और आप 320 चेस कर रहे हैं। 320 चेज कर रहे हैं, तो आपने अपना मैच आधा तो आपने वहाँ हार दिया ना फर्स्ट 10 ओवर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। वहाँ पे आप अगर 45 रन करते, 50 भी ना करते, तो इवन देन आप बड़े बेटर ऑफ होते टुवर्ड्स द एंड, बिल्कुल प्रेशर ना होता। बिल्कुल सऊद शकील ने जिस तरह का शॉट खेला वो नहीं बनता था उसका। साउथ लेकिन उस बाउंस को एडजस्ट नहीं कर रहा था, 135 पे बॉल हो रही थी, लेकिन उसकी वो नए बॉल की वो हाइट जो आ रही थी उसकी बाउंस को एडजस्ट नहीं कर सर रहा। हम दूसरी तरफ ये कहते हैं कि टेक्निक बहुत अच्छी है, तो टेक्निक अगर अच्छी होती तो इतना दूर के बॉल को, अवे बॉल को तो आप नहीं मार सकते, देन फिर आप जाते हो एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाते हो अगर नॉर्मल क्रिकेट। तो खैर मैं समझता हूँ कि आई थिंक के कमी काफ़ी सारी चीज़ों की है। आप जितने भी जो बड़े इवेंट होते हैं हर टीम इसके अंदर तैयारियों के साथ आई हुई होती है। आज बांग्लादेश टीम का मैच था, बांग्लादेश टीम अभी मैच चल रहा है, 3-4 आउट हो गए थे उनके भी, 50 पे मेरे ख्याल में 5-6 आउट हो गए थे। उसके बाद उनके बैट्समैन आए और किस तरीके से पार्टनरशिप लगा के स्कोर 225-30 कर दिए उन्होंने। तो आप सारी टीमें तैयारियों के साथ आती हैं। अब पाकिस्तान टीम ने अगर रहना, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान टीम उस वक्त अच्छी होगी कि उसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में परफेक्ट होंगे तो ये दूसरी टीम को हराने के काबिल होंगे। सर इतवार वाले मैच के लिए मैं तो सच्ची बात अपना जज्बा बताऊं ना, तो मुझे जिस दिन इंडिया को ये हरा देते हैं ना, तो मेरे लिए उस दिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीत लिया होता है, मैं बड़ा राजी हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ बस ठीक है, हमने जंग जीत ली आज जो थी। आप किस किस को ओपनर भेजेंगे? बाबर आजम एक आपके पास गिवन चॉइस है, दूसरा इमाम शायद आ जाएगा फ़खर की जगह पे, तो इसी के साथ जाएंगे ओपन पे या कोई बदलना चाहेंगे? मैं इमाम के साथ जाना चाहूंगा और इमाम के साथ बाबर ही जाए। बाबर ही जाए, क्योंकि अब तो आपके पास और ऑप्शन है नहीं, दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप बाबर को कॉन्फिडेंस दें, और बाबर आपका एक ऐसा है कि आप लंबी इनिंग खेल सकता है वो, और लंबी इनिंग पास्ट में भी खेली है उसने। दूसरे बाबर की सराउंडिंग में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो गेम को आगे लेके चलें। बाबर का रोल क्या होना चाहिए? आमतौर पे मुझे लगता है हमारी टीम में रोल डिफाइन नहीं होता। बाबर का रोल तो फिर ये होना चाहिए ना कि वो 35-40 ओवर विकेट पे खेले एक तरफ, 100 रन करे, और उसके इर्द गिर्द बाकी टीम 150-180 रन करे, तो टोटल आपका ठीक 300 तक चला जाए। अब आपने इसी माइंडसेट के साथ ही जाना है। इंडिया के खिलाफ हमारे बैट्समैनों का तकरीबन आप 42-45 ओवर तक जो है ना वो 6-7 बैट्समैन अंदर रहें, रन हो जाएंगे। लास्ट 8-7-9 ओवर में इसमें आप खेलें। ये पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर सेकंड इनिंग है देन आपका जो 4 रन, 5 रन, 6 रन जो एवरेज है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं भी आराम से करेंगे बाद में हम कवर कर जाएंगे, नहीं हो पाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर 1 डाउन और 2 डाउन पे कौन आएगा? 2 डाउन पे आप रिजवान भेजते हैं अगर, तो 1 डाउन पोजीशन पे कौन आएगा? 1 डाउन पे इसमें से ये आ जाएगा, क्या नाम है इसको, मोहम्मद रिजवान। आप सऊद शकील की जगह कौन खेलता है, या आपका उस्मान क्या खेलता है कि नहीं खेलता? पहले तो ये अपने प्लेयर्स बनाएंगे 11। वनडे का मैच पहला हमने उसको फिर ट्रायल देना होगा उस्मान खान को। क्यों? वनडे इंडिया के खिलाफ टेस्ट कर रहे हैं। जो प्लेयर है जिसे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको अवेल करनी पड़ेगी। अगर आपने हीरो बनना तो अगेंस्ट इंडिया आप हीरो बन सकते हैं, आपको मौका मिल दे रहे हो। आपके ख्याल में ट्राई करना चाहिए उसे? ट्राई करें, पॉजिटिव खेलता है ना। हमें वो प्लेयर चाहिए जो अंदर से दलेर हो, और इंडिया के खिलाफ जो क्रिकेट है वो दलेरी की क्रिकेट होगी। और फिर नीचे जाके वही खुशदिल और वो तैयब ताहिर के साथ जाएंगे। तैयब ताहिर आपके पास है, खुशदिल आपके साथ है, सलमान अली आगा माशाल्लाह अच्छी फॉर्म में है आपके पास प्लेयर। सलमान इज डूइंग वेल, गुड। बिल्कुल, सलमान 4-5 ओवर भी कर रहा है और बैटिंग भी ठीक है। लास्ट मैच में ओवर नहीं कराए उससे, लास्ट मैच में करवाने चाहिए थे, बिल्कुल कराने चाहिए थे। यूएई की विकेट पे जरूरत होगी उसकी बॉलिंग की? बिल्कुल ज़रूरत होगी। जो आज हमने देखा है पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश का मैच, बहुत अच्छा ग्रे प्लेयर है। ग्रे प्लेयर है। तो आपके ख्याल में संडे वाले दिन भी सेम विकेट ऐसी जगह ऐसी कंडीशंस मिलेंगी? लग तो यही रहा है, जो टीम बना के आई है इंडिया 4-5 स्पिनर्स, तो मेरे ख्याल में कंडीशंस इसी तरह की कंडीशन होनी है ऑलमोस्ट। क्योंकि बुमराह है नहीं है तो उन्होंने स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाई करना है। तो बुमराह नहीं है, उसकी जगह जो आया उसने भी 5 आउट कर 5 आउट किए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी में फिर आपकी फाउंडेशन के ऊपर भी हमने और आपके उस रोल के ऊपर बात करनी है जो पाकिस्तानी टीम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं। शाहिद, आपसे हमने प्रोग्राम के दरमियान में एक दरख्वास्त की थी और दोबारा इसको दोहराऊंगा। पहले ये बता दें कि शाहिद अफरीदी जो फाउंडेशन है वो काम क्या करती है, फिर मैंने आपको अपनी उस दरख्वास्त पे लेके आना कि हमें 5-6 और शाहिद अफरीदी बना के भी दें। नदीम हेल्थ एजुकेशन, डिज़ास्टर रिलीफ और
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे काम करते हैं हम। और जो एजुकेशन पे करते हैं वो क्या करते हैं? हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम बेटियों को पढ़ाएं, ताकि एक पढ़ी लिखी माँ होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा। मेरी अपनी भी बेटियां, तो इसलिए फोकस मेरा बेटियों की तरफ ज़्यादा है। खैर बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चियों की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जिन एरियाज़ में हम काम करते हैं वहाँ बच्चों को स्कूल नहीं भिजवाया जाता। वो ये कहा जाता है कि हम बच्चों को क्यों स्कूल में भिजवाएं, पूरा दिन जाते हैं, काम करके आते हैं, 100-200 रुपये 500 रुपये घर के लिए लेके आते हैं। मैंने कहा ये मसला भी हम आपका हल कर देते हैं, आप बच्चों को स्कूल भिजवाएं, हम हर महीने आपको राशन देते हैं। जब मैं एक आपकी तारीफ़ ऑफ एयर करता हूँ, आज ऑन एयर भी उस पर करना चाहूँगा। एक आपकी खूबी है जो आप रोल मॉडल के तौर पर, ख़ास तौर पर उस बेल्ट में जहाँ बच्चियों की तालीम के ऊपर रेजिस्टेंस है, वो आप रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप बच्चियों को जिस कदर प्यार से बेटियों का नाम लेते हैं और प्राउडली बताते हैं कि बेटियों का क्या दर्जा है, तो वो आप उस तमाम इलाके में रोल मॉडल हैं जहाँ पर बच्चियों को स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा जाता। तो आई होप कि शाहिद अफरीदी को देखते हुए बहुत सारे और जो अफरीदी हैं वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करेंगे। काफ़ी चेंज देखा है मैंने अफरीदियों में, बल्कि हमारे पठानों में जो हमारी बेल्ट है खैबर वो की, एक मखसूस बेल्ट है, वो बेल्ट है, वो वहाँ पे काफ़ी चेंज देखा है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह लाएंगे आप इसी तरीके से? चेंज मैंने पहले से ज़्यादा देखा है, और नदीम भाई इंशाल्लाह वो चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। बेटियाँ नेमत हैं, रहमत हैं, और मैं समझता हूँ कि एक हमेशा कहता हूँ कि आगे हमारे माशरे के लिए बेटी खुद अपने पाँव पे खुद खड़ी होनी चाहिए, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, पढ़ी लिखी हो। पढ़े लिखे होंगे तो माशरा पढ़ा लिखा होगा हमारा। बिल्कुल, और उसको उतनी ही प्यार और इज्जत और मोहब्बत है जैसे बेटों को देते हैं। नहीं, वो हुजूर ने, अल्लाह ताला ने नेमत दी है, के मालिक ने इज्जत दी है उनको। बिल्कुल। तो बेटियां तो मेरे मतलब, और हम ना दें तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई कमी है। बिल्कुल, अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी है, अल्लाह ने उनको इस दुनिया में कदमों में जन्नत दी हुई है, तो मेरा मतलब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस टैलेंट हंट के अंदर, जहाँ बेशुमार नौजवान वसीम अकरम होंगे, वकार होंगे, शाहीन अफरीदी होंगे। वो काम आप कर सकते हैं। वो 12-13 साल के बच्चों को पकड़ें, ढूंढें, उसको ग्रूम करें, और वो अंडर 16, अंडर 19 का खिलाड़ी बने। अच्छा, इस हवाले से नदीम भाई, आप क्योंकि मैं कराची रहता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी गवर्नमेंट को, लेकिन एक सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कोई लैंड दी जाती है, एंड देन आप वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी वगैरह, खैर वहाँ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। अब ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस तरफ। अभी कुछ आधे इनिशिएटिव लेने का मेरा प्लान है इंशाल्लाह, क्रिकेट एकेडमीज़ का खुद से करने का प्लान है मेरा इंशाल्लाह। तो उसी मेरे बिज़नेस सब करते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि उस बिज़नेस से आपका ये फ़ायदा होना चाहिए कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको नौकरियां भी मिल जाती हैं वहाँ पे, और इसकी CSR एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे जो बच्चा फाइनेंशियली सपोर्ट उसकी फैमिली नहीं कर सकती कि वो क्रिकेट खेले या सामान ख़रीदे। इंशाल्लाह इस नीयत से अब मैं ये नेक्स्ट कोई 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह क्रिकेट एकेडमीज़ का इनिशिएटिव लेने लगा हूँ इंशाल्लाह। ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हम चलाएँगे कि शाहिद अफरीदी क्रिकेट एकेडमीज़ का इनिशिएटिव लेने लगे इंशाल्लाह। अरे मैं जिन लोगों को कह सकता हूँ ना, दरख्वास्त ही करनी है, मैं तो हुकूमत में सिंध वालों को या KP वालों को, मैं दोनों को आपकी दरख्वास्त पहुँचाऊँगा, क्योंकि दोनों जगहों पे आपके इस काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, और आप कर सकते हैं आसानी से। करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन खुद से करूँगा इंशाल्लाह। और आपके साथ बड़े नाम भी आ सकते हैं, यूसुफ हैं, यूसुफ आपके साथ जुड़ सकते हैं, सकलैन आ सकते हैं, आपके पास ऑफ स्पिनर सकलैन और अजमल के अलावा हम ऑफ स्पिनर ढूंढते फिर रहे हैं, तो दे कैन कंट्रीब्यूट। नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये कि जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो, उनको आए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले, प्रॉपर कोचेस के अंडर काम करें, और ख़ास तौर पे जो 16-17 साल वाली एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है। यहाँ से आप बच्चे को एक फ़ाइटर बना सकते हैं। सर, ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमने बनाई हुई है, अंडर 19 में मैं वो एक बच्चा देख रहा था, शाहजेब, उसने बड़ा अच्छा 150 या समथिंग कुछ स्कोर किया, मुझे बड़ा मज़ा आया उसकी बैटिंग देख के, लगा उसमें पोटेंशियल। लेकिन उस बच्चे को ला के हमें क्रिकेट एकेडमी के अंदर किसी मोहम्मद यूसुफ को देना चाहिए, किसी जावेद मियादाद को, किसी ज़हीरबाज को, कि भाई इसको इतना पॉलिश करो कि हमें इसको नेशनल टीम में ओपनर के तौर पर खिलाएं। वो काम करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में इन्होंने अभी शुरू किए हैं। अभी जो 5 टीमें बनाई हैं, जिसमें वकार यूनुस, विकी भाई, आपका शोएब मलिक, आपका मिसबाउल हक, सरफराज, ये एज अ मेंटोर टीम को लीड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, सारे सीनियर्स टीम को लेके चल रहे हैं। लेकिन यही इसी तरह के नाम, इसी कैरेक्टर के लोग हमें नीचे भी चाहिए, जो अंडर 16 लेवल के बच्चों के ऊपर, देखिए टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम गोरों की बात करते हैं कि गोरे कोचेज़ होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए नहीं, नीचे लेवल पे होने चाहिए, जहाँ से आपके बच्चे ने तैयार होना है, जहाँ से बच्चों का माइंड सेट आपने चेंज करना है। क्या कोई स्कूल्स या यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, नेशनल लेवल पे TV दिखाए हमारा, वो बच्चे रजिस्टर भी हो और वहाँ बड़े बड़े नाम, शायद जैसे नाम उसके टीमों के साथ जुड़े हों।
नदीम भाई, आपके स्कूल क्रिकेट से हम लोग निकले सारे। स्कूल क्रिकेट से होती थी, इंटर स्कूल होते थे, फिर इंटर कॉलेजेस होते थे, इंटर यूनिवर्सिटीज़ होते थे, वहाँ से सारा टैलेंट आपका निकलता था। ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। अगर वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी या क्रिकेट का सेशन होता है तो वहाँ पे जाके बच्चे के टैलेंट वहाँ पे निकल आता है। हम कोई पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो इंटर क्लासेज, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे, जिसकी वजह से हम आगे निकले हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अफरीदी, आपने हमें वक्त दिया। ममका और आपका दोनों का शुक्रिया। आज के इस खसूसी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।